नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना में जो भारत का संविधान इतना बड़ा संविधान है, उसको हम मतलब शॉर्ट रूप में समझ सकें, उसको देख सकें, तो उसमें प्रस्तावना में वर्णन किए गए। कोई भी जैसे हम एनसीईआरटी की या आरबीएससी की किताब देखते हैं, उसमें हमारे को प्रस्तावना दी जाती है। तो उस प्रस्तावना में क्या होता है, तो आज हम उस प्रस्तावना को समझने जा रहे हैं। तो ये हमारी प्रस्तावना लिखी हुई है। जो प्रस्तावना है, इसका पहले समझते हैं इसका विकास कैसे हुआ। जो हमारा भारतीय संविधान बनने जा रहा था, तब जो 13 दिसंबर 1946 को जब पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था, जो 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था, वो जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था, वो ही बाद में प्रस्तावना, उसको ही प्रस्तावना बनाया गया। ये प्रस्तावना जो संविधान लागू होने के बाद संविधान में लागू की गई, यानी संविधान 26 जनवरी 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसको जस्ट मतलब पूरा संविधान लागू होने के जस्ट बाद ही इसको प्रस्तावना को लागू किया गया, संविधान में जोड़ा गया। तो आइए हम देखते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या क्या होती है। पहले हम पूरा प्रस्तावना को पढ़ लेते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म व उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज अपनी संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को संविधान को आत्मार्पित अंगीकृत और अधिनियमित करते हैं। तो इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमारे को समझने में दिक्कत आती है, तो उन आज हम शब्दों को समझने जा रहे हैं। देखिए, पहले शब्द आ रहा है हम भारत के लोग। इसका पहला ही मतलब ये कह रहा है कि हम भारत के लोग। ये शब्द ये कहना चाहता है कि जो भारत की जो संविधान है, भारत के संविधान का स्रोत है, यानी कि भारत के संविधान को किसने बनाया, तो उस लोग को जल दे। तो भारत के संविधान को बनाने वाले भारतीय जनता है। हम भारत के लोग का अर्थ होता है कि जो भारतीय संविधान है उनके स्रोत है जो भारतीय जनता है, यानी संविधान को बनाने का श्रेय भारतीय जनता को दिया जाता है। बाद में आता है भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। भारत एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी यानी समाजवाद के दो रूप पाए जाते हैं, एक वैज्ञानिक समाजवाद वाला और एक मार्क्सवाद समाज वाला, एक गांधीवाद समाज वाला। हमारा जो भारतीय संविधान है उसने गांधीवादी समाजवाद को अपनाया गया। बाद में आता पंथ निरपेक्ष यानी पंथ निरपेक्ष कह सकते हैं या इसको धर्म निरपेक्ष कह सकते हैं। हमारे भारतीय संविधान की एक मूलभूत विशेषता भी है कि हमारा भारतीय संविधान एक धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष संविधान है। तो यानी कि हमारा जो संविधान है वो एक पंथ निरपेक्ष, इसका अर्थ होता है कि भारतीय संविधान या भारत का अपना कोई राज्य का धर्म नहीं होगा। वे जितने भी धर्म रह रहे हैं भारत में, तो उन सब का कल्याण में बराबर योगदान देगा। वे किसी धर्म से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा और वह जो जितने भी धर्म है वो किसी विशेष धर्म की प्रगति के लिए अपनी आय या वित्त का विवरण नहीं देगा। बाद में आता लोकतंत्रात्मक का अर्थ होता है हमारा जो संविधान, हमारा जो शासन व्यवस्था है वो लोकतंत्र के। हम सामान्य रूप से इसका लोकतंत्र का अर्थ पढ़ते हैं कि जनता के लिए जनता द्वारा शासन। ये तो किसी राजनीति के इब्राहिम लिंकन द्वारा दी गई, लेकिन अगर लोकतंत्र का सही अर्थ हम समझे तो वह शासन व्यवस्था जिसमें सभी नागरिकों को समानता का अधिकार दिया जाता हो, वह एक लोकतंत्रात्मक प्रणाली कही जाती है। यानी कि जिसमें सभी नागरिकों को एक समानता हर चीज में, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, हर क्षेत्र में समानता और लोगों को अपना विकास करने के लिए स्वतंत्रता दी जाती है और उन स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए जाते हैं। वह एक शासन व्यवस्था होती है, उसमें लोकतंत्र शासन व्यवस्था होती है। बाद में आता है गणराज्य, यानी गणराज्य प्रणाली। गणराज्य शब्द का अर्थ होता है कि एक दो तरह की शासन व्यवस्था होती है। एक होती है गणराज्य और एक होती है दूसरी जिसमें राजा प्रमुख होता है। हमारे भारतीय संविधान में गणराज्य शासन व्यवस्था अपनाई गई है। गणराज्य जैसे यूएसए में भी है और अपने भारत में भी है, और दूसरी जैसे राजा वाले शासन देखी जाए जैसे इंग्लैंड में। तो गणराज्य का अर्थ होता है कि हमारे भारत का जो सर्वोच्च कमांडर यानी राष्ट्रपति,
वो वंशानुगत नहीं होकर भारतीय जनता द्वारा चुना जाता। वो प्रत्यक्ष रूप से हमारे द्वारा नहीं चुना जाता, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हमारे द्वारा चुना जाता है। बाद में हम राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति आएगी तब उसमें हम देखेंगे। इसमें जो हमारे लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, अब तो क्या निर्वाचित सभी हो गए, जो 2 एंग्लो इंडियन थे उनको भी हटा दिया गया। 25 जनवरी 2020 को जो एंग्लो इंडियन 2 सदस्य मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा की जाते थे उनको भी हटा दिया गया। यानी लोकसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य न कि मनोनीत, और जो राज्य विधानसभा जितनी भी होती है उनके निर्वाचित सदस्य, और जो दिल्ली, पांडिचेरी इनके जो विधानसभाएं हैं इनके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भी इसमें लेते हैं। यानी कि हमारे गणराज्य का सीधा सा यही हुआ कि हमारे जो सर्वोच्च कमांडर है वो भारतीय जनता द्वारा चुना जाता है, न कि वो एक वंशानुगत है। बाद में आता बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। हमारे संविधान में न्याय हमारे को कितने प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी हमारे को 3 प्रकार के संविधान में न्याय की गारंटी दी गई। यानी हमारे को समाज में अगर कोई अत्याचार हो रहा है तो उसके हमारे को न्याय दिया जाएगा, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। विश्वास, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म में उपासना की स्वतंत्रता। यानी स्वतंत्रता हमारे को 4 प्रकार की दी गई, न्याय हमारे को 3 प्रकार का और जो स्वतंत्रता है वो 4 प्रकार की। एक विचार अभिव्यक्ति की, हम कुछ भी बोल सकते हैं। आर्टिकल नंबर 19 जो हमारे को विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। तो विचार अभिव्यक्ति हमारे को अपने दूसरों के विचार को ठेस पहुंचाए बिना हम अपनी बात को कह सकते हैं, तो वो विचार अभिव्यक्ति। विश्वास, हम किसी पर विश्वास जता सकते। धर्म की हमारे को स्वतंत्रता है, आर्टिकल नंबर 25 से 28 तक। उपासना, धर्म में उपासना, हम किसी विशिष्ट या देवी देवता को या अपने किसी महापुरुष को तो अपने उसकी प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित कर सकते हैं, उसकी हमारे को फ्रीडम दी गई है। बाद में आता प्रतिष्ठा, अवसर की समता यानी समानता। प्रतिष्ठा, अवसर की, हमारे को जो सरकार द्वारा जो भी नियोजित कार्य किए जाते हैं उनमें जो भी वैकेंसी निकाली जाती है, नौकरी निकाल जाती है, पद निकाल जाते हैं, उन सब में हमारे को अवसर की उसमें समानता दी गई। यानी उसमें राज्य बिना किसी भेदभाव के जितने भी नागरिक रह रहे हैं समस्त देश में, उन सब में बिना भेदभाव के सबको अपने अवसर प्रदान करेगा। लेकिन उसमें कुछ अपवाद होते हैं, जिसमें कुछ जैसे हम अपने भारत के संदर्भ में देखा जाए, SC, ST, OBC और EWS, इनमें मतलब उनका आर्थिक या सामाजिक स्तर कम होता है, उनके उत्थान के लिए सरकार कुछ विशेष प्रावधान कर सकती है। लेकिन अगर सामान्य रूप से देखा जाए तो हमारे सबको समानता का अधिकार दिया गया अवसर की प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता व अखंडता। यानी इन सबको प्राप्त करने के लिए जो ये ऊपर न्याय 3 प्रकार का दिया गया है, ये फ्रीडम हमारे को 4 प्रकार की दी गई है और ये 2 प्रकार की समानता दी गई है। इन सबको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, यानी व्यक्ति की गरिमा भी होनी चाहिए और राष्ट्र की एकता, यानी यहाँ सब आ रहा है जैसे अपने यहाँ पे अवसर की समता देगी। अगर समानता होगी तो हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित होगी। अगर इन ऊपर दी गई अगर जो फ्रीडम है और जो समानता है और जो हमारा न्याय है, अगर इनका सही तरह से पालन नहीं किया जाएगा तो हमारे राष्ट्र की एकता को विखंडित हो सकती है। इसलिए हमारे राष्ट्र की एकता भी जरूरी है और अखंडता। नीचे पूरा नहीं आया। सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए आज संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, आत्मार्पित और अधिनियमित करते हैं। यानी इसमें इस प्रस्तावना में हमारे को एक बात स्पष्ट होगी कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान या तारीख दी गई। इस तारीख को हमारा संविधान हमारा अंगीकृत किया गया, आत्मार्पित किया गया और अधिनियमित किया गया। यानी संविधान हमारा पूरा बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। यानी जो संविधान सभा में जितने भी सदस्य बैठे हुए थे उन सब ने जो संविधान बनकर तैयार हुआ था उसको अपने अंगीकृत कर लिया और आत्मार्पित और उसको स्वीकार कर लिया। बाद में हम देखते हैं प्रस्तावना में कुछ मूल बिंदु है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। इसमें एक तो हमारे को जो हमारी शासन व्यवस्था है उसके बारे में चर्चा की गई। यानी शासन व्यवस्था का बताया गया, यानी हमारी लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य।
इसका अर्थ आपको बता दिया, लोकतंत्र यानी जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा चुने हुए शासन, और गणराज्य है वो द्वारा। और एक संविधान का जो स्रोत है वो बताया गया है। संविधान का स्रोत, संविधान का स्रोत कौन सी बताई गई? भारतीय जनता, भारतीय जनता, भारतीय जनता उसका स्रोत बताई गई है। और तीसरा मुख्य आता है इसमें जो न्याय बताई गई भारतीय संविधान में, प्रस्तावना, तो प्रस्तावना में न्याय 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय। बाद में इसमें स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विचार अभिव्यक्ति, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म है, उपासना। ये इसकी मूल बिंदु बन गए, इसके मूल बिंदु इसमें बताए गए। बाद में ये पूरा होने के बाद में मामला उठा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, यानी इसको संविधान का भाग माने या नहीं माने। अगर भाग है तो संसद इसमें संशोधन कर सकती है, या अगर भाग नहीं है तो संविधान संशोधन नहीं कर सकती। तो इसके लिए कुछ सर्वोच्च न्यायालय या अपने सुप्रीम कोर्ट में उसमें कुछ मामले चले। तो पहला मामला आया बेरुबाडी मामला, बेरुबाडी मामला। ये मामला आया सुप्रीम कोर्ट में 1960 में। जो 1960 में बेरुबाडी मामला आया, तो बेरुबाडी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जो प्रस्तावना है ये संविधान का भाग नहीं है, यानी संविधान का भाग नहीं है। कि 1960 में का, जब अगर संविधान का भाग ही नहीं है तो संविधान का अगर भाग नहीं है तो उसमें जो संसद है वो इसमें जो संशोधन है वो संशोधन नहीं कर सकती, संशोधन नहीं कर सकती। यानी कि अगर संविधान, संसद किसका संशोधन करेगी? संविधान का ही करेगी। अगर वो सही नहीं है संविधान का भाग, तो उसमें संसद जो प्रस्तावना है उसमें बिल्कुल संशोधन नहीं कर सकती। बाद में दूसरा मामला उठा केशवानंद भारती मामला, केशवानंद भारती बनाम केरल मामला। ये जो उन्होंने उठा था 1973 में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में मामला आया। ये जब सुप्रीम कोर्ट में गया तब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, जो ऊपर वाला जो फैसला था उससे हटकर, उससे बदलकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है, संविधान का भाग है, संविधान का भाग है। भाग है तो इसमें संसद कर सकती है, संशोधन कर सकती है, संसद संशोधन कर सकती है। यानी कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में सुप्रीम कोर्ट में मामला आया। उस मामले के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जो प्रस्तावना है वो एक संविधान का भाग है, संविधान का भाग होने के कारण संसद इसमें संशोधन कर सकती है। इसी को मद्देनजर रखते हुए 42वां संविधान संशोधन आया 1976 में, क्या लिख देते, 42वां संविधान संशोधन आया 1976 में। ये संसद ने 42वां संविधान 1976 पारित किया, जो एक बड़ा विस्तृत संविधान था, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये आया, इसमें संसद ने प्रस्तावना में संशोधन करके 3 नए शब्द जोड़ दिए। यानी इसमें 1973 में कह दिया था कि कर सकते हैं, 1976 में संविधान ने 42वां संविधान संसद ने पारित किया और इसमें 3 शब्द जोड़े। एक तो समाजवादी, एक अखंडता और एक बंधुत्व।
ये 42वें संविधान संशोधन 1976 जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उसमें 3 जोड़े गए। बाद में फिर तीसरा मामला उठता है LIC ऑफ इंडिया मामला। तीसरा मामला आता LIC ऑफ इंडिया मामला। ये आया 1980 में। ये 1980 में आया। फिर इसने जो 1973 वाला जो उसने दिया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में, उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले को आगे बढ़ाते हुए बोला कि संविधान का भाग है, संविधान का भाग है, और संविधान का भाग होने के कारण संसद इसमें संशोधन कर सकती है। यानी पहला मामला बेरुबारी मामला 1960 में आया, उसमें संसद ने बताया कि जो संविधान जो प्रस्तावना उसमें संविधान संशोधन नहीं किया जैसा संसद द्वारा। लेकिन बाद में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में आया। 1973 में आने के कारण इसमें संसद ने वापिस अपने जो केशवानंद बेरुबारी मामले था उससे पलटकर इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि जो संविधान है प्रस्तावना है उसमें संविधान संशोधन किया जा सकता है, या उसमें प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। उसी को मद्देनजर रखते हुए संसद ने 42वां संविधान संशोधन पारित किया। 42वें संविधान संशोधन 1976 में, उसमें संसद ने प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़ दिए गए। उसमें अखंडता, समाजवादी अखंडता, बंधुता 3 शब्द जोड़ दिए गए। बाद में 1980 में LIC ऑफ इंडिया मामला आया। उसमें संसद ने फिर मामले अपने जो दोहराते हुए 1973 वाले केशवानंद मामले को दोहराते हुए संसद ने फिर अपना सुप्रीम कोर्ट ने फिर अपना मत दिया कि इसमें संसद संशोधन कर सकती है। तो ये अपनी रही प्रस्तावना। धन्यवाद।